एवं स्थापना कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश एवं राज्यों की स्थापना कर सकती है। यह आर्टिकल 2 कहता है। इस पावर किसके पास दी गई है? संसद। लेकिन कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये समझ में नहीं आता है कि भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश का मतलब क्या हुआ और संसद के द्वारा राज्यों की स्थापना का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में अंतर क्या है? ऐसा कोई राज्य जिसे राज्य का अस्तित्व तो है, वह राज्य है, लेकिन वह भारत संघ में शामिल नहीं है, तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद रीतियां बनाकर, विधियां बनाकर, नियम बनाकर, कानून बनाकर उसे भारत के संघ में शामिल कर सकती है। इसीलिए कहा गया संसद के पास यह पावर है कि वह भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और नए राज्यों की स्थापना भी कर सकती है। इसका मतलब ऐसा राज्य जो अभी अस्तित्व में है ही नहीं, उनको भी राज्य के रूप में उनका अस्तित्व देकर के उसकी स्थापना करने का भी अधिकार संसद को दिया गया है। इसका उल्लेख कहां किया गया है? आर्टिकल 2 में। यह महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है। अनुच्छेद 2 कम पूछा जाता है, ज्यादातर सवाल आपके एग्जामिनेशन में अनुच्छेद 3 से आते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद के पास यह शक्ति होगी, संसद के पास यह शक्ति होगी कि वह दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर, दो या दो से अधिक छोटे राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है, एक नए राज्य का गठन कर सकती है। दूसरा पॉइंट, किसी राज्य से कुछ क्षेत्रों को निकालकर एक नया राज्य बना सकती है, एक नया राज्य बना सकती है। और तीसरा पॉइंट कहा गया, राज्य की सीमा को घटा सकती है, राज्य की सीमा को घटा सकती है। चौथा पॉइंट कहा गया, राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है। और पांचवा पॉइंट कहा गया, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और सबसे लास्ट पॉइंट कहा गया, नीचे जगह नहीं है, आप नीचे लिखिएगा, मैं ऊपर लिखता हूं, राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नामों में और नीचे कर देता हूं मैं, राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है। कई बार स्टेटमेंट में आपको आयोग फंसाने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 3 में आपको मैंने 5 बातें बताई। पहली बात क्या बताई कि संसद के पास यह शक्ति होगी कि दो या दो से अधिक छोटे राज्यों को आपस में मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है। किसी बड़े राज्य से
कुछ क्षेत्रों को काटकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। कैसे? जैसे कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तरांचल नाम का एक नए राज्य का गठन किया गया था। तीसरा, किसी राज्य के कुछ क्षेत्रों को निकालकर एक नया राज्य का गठन कर सकती है। तीसरा, किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है, राज्य की सीमा को बढ़ा भी सकती है और राज्य की सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है। इतना ही नहीं, वह राज्यों के नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। यह सारी शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास। राज्य विधानमंडल के पास ऐसी शक्ति नहीं है। इसका मतलब हुआ राज्यों के अस्तित्व के लिए सारी शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, राज्य के पास पावर ना के बराबर है। और इसका उल्लेख कहां किया गया है? अनुच्छेद 3 में। अब तीनों मेरे साथ रिपीट करिए। जहां अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, वही अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद रीतियां बनाकर, विधि बनाकर, कानून बनाकर नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकती है। और अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद के पास यह शक्ति होगी, कुछ राज्यों को जोड़कर आपस में नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के भीतर से कुछ क्षेत्रों को काटकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और अगर चाहे तो वह राज्यों के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। अगर वह चाहे तो राज्यों के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे कमाल का आर्टिकल जो है ना, वह अनुच्छेद 4 है। यहां तो फैक्ट है, कॉन्सेप्ट आर्टिकल 4 में है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, आइए सिखाते हैं आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि अनुच्छेद 3 और 2 आप समझ गए होंगे। चलिए, चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब सीधा चलते हैं, हम अनुच्छेद 4 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 4 कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कॉन्सेप्ट का मामला है बिल्कुल, और यहीं पर थोड़ा बहुत आप संविधान संशोधन भी समझेंगे। अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कही गई बात अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब अनुच्छेद 2 के द्वारा संसद जो कुछ भी परिवर्तन करेगी, अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद जो कुछ भी परिवर्तन करेगी, वह अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। आर्टिकल 2 और 3 में जो आपने देखा, दैट इज अ फैक्ट एंड दैट इज अ कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब आपको संविधान संशोधन बताना पड़ेगा। अगर मैं आपको संविधान संशोधन यहां नहीं समझाऊंगा तो आर्टिकल 4 आप नहीं समझ पाएंगे। मैं कोशिश करता हूं पहले आपको मैं संविधान संशोधन बताऊं, तब आर्टिकल 4 को मैं समझाऊं। पहले ध्यान से देखिएगा। अगर संविधान में संशोधन करने की बात आ जाए, संविधान संशोधन, देखिए, संविधान में संशोधन का तात्पर्य क्या हुआ? संविधान में किसी भी प्रकार का किया गया परिवर्तन अमेंडमेंट है। अगर संविधान में किसी भी बात को हम जोड़ते हैं, किसी भी बात को हम हटाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करते हैं, यह क्या है? दैट इज अमेंडमेंट, यह संशोधन है। लेकिन सवाल यह उठता है कि संविधान में संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है? संविधान में संशोधन तो 3 तरीके से किया जा सकता है। हम संविधान में परिवर्तन संसद में साधारण बहुमत से भी प्रस्ताव पारित करके कर सकते हैं। साधारण बहुमत जिसे कहा जाता है, वैसे कल YouTube की क्लास में भी मैं आपको विभिन्न प्रकार के बहुमत बता दूंगा। जब कल क्लास स्टार्ट होगी तो YouTube के भी जो साथी हैं
और ऐप के भी जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो एडमिशन वाले बच्चे हैं, वो भी कमेंट करके बताइएगा कि सर एक बार हम लोग को सारी मेजॉरिटी बता दीजिए। कल याद दिलाइएगा, मैं एक बार बता दूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों को ये पता नहीं होता है कि साधारण बहुमत क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, सेकंड टाइप का विशेष बहुमत क्या है, थर्ड टाइप का विशेष बहुमत क्या है। कई बार इसको लेकर डाउट्स होता है। तो कल की क्लास में मैं विभिन्न प्रकार के बहुमत भी समझा दूंगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी। लेकिन अभी पहले इतना समझने का प्रयास करिए। मैंने कहा कि संविधान में संशोधन यानी कि संविधान में परिवर्तन तीन तरीके से किया जा सकता है। साधारण बहुमत के द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा, अनुसमर्थन के द्वारा। संविधान में संशोधन इन तीन तरीके से होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए संविधान संशोधन का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 20 में किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। और जो संविधान संशोधन 368 के तहत बताया गया है, वहां पर केवल दो तरीके के संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। एक विशेष बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत प्लस आधे से आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। लेकिन इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में नहीं किया गया है। जबकि संविधान में संशोधन, संविधान में परिवर्तन, कोई फेरबदल, किसी नई चीजों को जोड़ना, किसी चीजों को हटाने के लिए इसके द्वारा भी अमेंडमेंट हो सकता है, संशोधन हो सकता है। लेकिन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत न तो इस प्रकार के संशोधन का उल्लेख किया गया है और न ही इस प्रकार के संशोधन का उल्लेख किया गया है। सॉरी, ये दोनों संशोधन का तो उल्लेख है, लेकिन साधारण बहुमत के संशोधन का उल्लेख नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है? इसलिए अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद के द्वारा किया गया परिवर्तन, संसद के द्वारा किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के प्रक्रिया के तहत तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और ये बोलते ही आप मामला समझ गए होंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं, जब भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी शक्ति संसद को दी गई है और इसके तहत वह जब नए राज्यों का निर्माण करेगी, राज्यों की सीमा को घटाएगी, नए राज्यों का प्रवेश करेगी, नए राज्यों की स्थापना करेगी, सीमा को परिवर्तन करेगी, उनके नाम में परिवर्तन करेगी, ऐसा परिवर्तन करने के लिए वह विशेष बहुमत से प्रस्ताव नहीं पारित करेगी, बल्कि ऐसा परिवर्तन वह किस तरीके से करेगी? साधारण बहुमत से करेगी। कैसे करेगी? साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से करेगी। और आपको मैंने पहले ही बता दिया, हमारे संविधान में किया गया ऐसा कोई भी परिवर्तन जो सिंपल मेजॉरिटी से किया जाएगा, जो साधारण बहुमत से किया जाएगा, वह तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैंने आपको बताया संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं। साधारण बहुमत से भी आप संशोधन कर सकते हैं, विशेष बहुमत से भी आप संशोधन कर सकते हैं, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा भी संशोधन कर सकते हैं। लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया तकनीकी रूप से, टेक्निकली आपको आर्टिकल 360 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो परिवर्तन करेगी वह कैसे करेगी? साधारण बहुमत से करेगी। इसीलिए
अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद के द्वारा किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के प्रक्रिया के तहत तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यूपीएससी ने भी सवाल पूछा है, समीक्षा अधिकारी ने भी पूछा है और आपके आयोग यूपीपीसीएस ने भी पूछा है इस आर्टिकल 3 और 4 से सवाल। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, वहां क्वेश्चन भी मिल जाएगा। यहां तक मामला समझ में आ गया। अब हमारे पास 15 मिनट समय बचा हुआ है और मेरा मन करता है कि अब आपको मैं समझा दूं कि आखिरकार राज्यों का गठन होता कैसे है, क्योंकि यहां से हमारे प्रीलिम्स में सवाल बनते हैं कि राज्यों को गठन को लेकर के प्रस्ताव कहां लाया जाएगा, संसद में या राज्य विधानमंडल में। राज्यों के गठन को लेकर के क्या राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है ऐसे प्रस्ताव को लाने के लिए, या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बगैर लाया जाता है? और राज्यों के गठन के संबंध में क्या संबंधित राज्य विधानमंडल से सलाह लेनी पड़ती है या नहीं? और यदि संबंधित राज्य विधानमंडल से सलाह लेनी पड़ती है, क्या उसकी सलाह को मानने के लिए केंद्र बाध्य है या नहीं? और राज्यों के गठन के संबंध में जब भी कोई प्रावधान संसद में जाता है तो संसद इसे किस मेजॉरिटी से पारित करता है? ये 5 प्रकार के सवाल आपके एग्जामिनेशन में राज्यों के गठन से संबंधित पूछे जाते हैं। अब मैं आज की क्लास इस राज्यों के गठन की प्रक्रिया को बताकर तब समाप्त करूंगा। दूसरी बात, 10:15 पे हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। इस बार भी हमारे कम से कम 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो जीएस में पास हैं। अफसोस तब होता है जो जीएस में भी फेल है और सीसेट में भी फेल है, तब अफसोस नहीं होता है कि इस बार काम करेंगे अगली बार उनका चयन हो जाएगा। लेकिन अफसोस तब बहुत होता है जब बच्चे ये मैसेज करते हैं कि सर हम जीएस में तो क्वालिफाई हैं, 90 प्लस हैं, 92, 93, 94 हैं, लेकिन हम सीसेट में फेल हैं। तब समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी से हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया इस बार सीसेट में। जो इस बार हुआ है वो आगे तो नहीं होने देंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं होने देंगे। और 10:30 बजे से आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर दी गई है जो रेगुलर आपको अब मिलेगी और उस पर आपको विस्तार पूर्वक टीचर आपको बताएंगे ये क्लास कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, कितनी क्लास यूट्यूब पर है, कितने ऐप पर है, पूरा विस्तार पूर्वक सर के द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, ये क्लास 10:30 बजे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे होगी, 10:15 पर हमारी क्लास समाप्त होने के बाद। सीसेट को ध्यान में रखते हुए, और इस बार इग्नोर मत करिएगा, हर बार इग्नोर करके आपने गलतियां सीसेट में की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया। अब आपको एक हेडिंग बनाइए कि राज्यों के गठन की प्रक्रिया। राज्यों के गठन की प्रक्रिया। राज्यों के गठन की प्रक्रिया। पहला सवाल आपके सामने यही पूछा जाएगा, जब कभी भी नए राज्यों का गठन करना होगा, उसकी सीमा को घटाना होगा, बढ़ाना होगा, उसके नाम में परिवर्तन करना होगा, ऐसा प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? ऐसा प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा या राज्य विधानमंडल में लाया जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? ऐसा प्रस्ताव केवल संसद में लाया जाएगा, राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जाएगा। हमने सुना है कि संसद में लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है। लोकसभा में भी लाया जाएगा कि राज्यसभा में? कहीं भी लाया जा सकता है, इसको लेकर के कोई बाध्यता नहीं है। क्या राज्यों के गठन के संबंध में जब कभी भी कोई प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा तो क्या इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? आंसर है यस, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी। यहां तक कि हो सकता है सवाल का जवाब सब बता दें, लेकिन कभी अगर एग्जाम में गहरा सवाल पूछ लिया गया, आयोग ने सवाल घुमा दिया, तो 99% लोग चारों खाने चित पड़ जाएंगे। सवाल कैसे घुमा सकता है? क्या राज्यों की पूर्व अनुमति का प्रावधान हमारे मूल संविधान में था? आंसर है नो, यह व्यवस्था हमारे मूल संविधान में नहीं थी। तो क्लास का कोई बच्चा कमेंट करके बताए इस व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, तो उसके लिए तालीम में बजाऊंगा। जो बच्चा इस क्लास में बताएगा कि हमने ये आपको बता दिया, मूल संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी कि जब कभी भी राज्यों के गठन के संबंध में कोई प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी, यह मूल संविधान में नहीं था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को नहीं था, यह व्यवस्था बाद में किया गया। लेकिन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, जो इसका सही जवाब बताएगा उसके लिए ताली मैं बजाऊंगा।
तो जरा कमेंट करके बताइए कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। मैंने तो वैसे पहले कहा है कि 99% लोग चारों खाने चित्त हो जाएंगे अगर आयोग ने भविष्य में ऐसा सवाल पूछा तो। अभी पूछा नहीं है, लेकिन हमें केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर अपनी तैयारी ही नहीं करनी है, बल्कि भविष्य में संभावित प्रश्नों के लिए तैयार भी रहना है और नया क्या सोच सकता है आयोग, तब जाकर के हम दावा कर पाएंगे कि 100% पॉलिटी करके आएंगे हम। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया है, अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया। सब लोगों ने 24वां, 67वां, 42वां, 7वां, 25वां, 73वां, 74वां जितने संशोधन थे सब बता दिए हैं, लेकिन आंसर अभी किसी का सही नहीं आया है। तो ताली तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी ना, कुछ खास होगा उसमें जिसको ये ताली मिलेगी। नोट करिए, यह व्यवस्था 5वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1955 में किया गया। 5वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1955 में किया गया। 1955 में किया गया, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। 1955 में किया गया। अब दूसरा सवाल कि सर यह बताइए, जब भी राज्यों के गठन के संबंध में कोई प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा, आपने कहा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए भेजा जाएगा, क्या राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य विधान मंडल के पास विचार करने के लिए भेजेगा या नहीं भेजेगा? यह भी व्यवस्था हमारे मूल संविधान में नहीं थी, और यह व्यवस्था भी 5वें संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से किया गया। यह भी आपके लिए रोचक तथ्य है। यह व्यवस्था भी हमारे मूल संविधान में नहीं थी। मूल संविधान के अंतर्गत राज्यों के गठन के संबंध में यह व्यवस्था नहीं की गई थी कि राज्यों विधानमंडल से सहमति भी ली जाएगी, लेकिन 5वें संविधान संशोधन के माध्यम से दो परिवर्तन किया गया, जहां एक और यह कहा गया राज्यों के गठन के संबंध में कोई भी प्रस्ताव जब संसद में लाया जाएगा तो सदन की राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाएगी, और साथ ही साथ ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास विचार के लिए भेजा जाएगा। और जब राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास इसे विचार के लिए भेजा जाएगा, तो इसके लिए कुछ निश्चित समय दिया जाएगा। क्या? इसके लिए कुछ निश्चित समय दिया जाएगा, और उस निश्चित समय सीमा के भीतर सदन को अपनी मर्जी केंद्र को बतानी होगी। यदि राष्ट्रपति चाहे तो इस समय के बीच इस समय अवधि को बढ़ा भी सकता है, लेकिन दिए गए निश्चित समय के भीतर राज्य विधानमंडल को अपनी सहमति देनी पड़ेगी या अपना विचार देना पड़ेगा और अपने मत उसमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपका सवाल हमसे होना चाहिए, अगर राज्य विधानमंडल ने अपना कोई भी विचार नहीं दिया तो कोई नहीं होगा, संसद ऐसा प्रस्ताव पारित कर देगी। लेकिन अगर मान लीजिए राज्य विधानमंडल ने अपना कुछ विचार दिया, अपनी कुछ सुझाव दिए, क्या उस सुझाव को मानने के लिए केंद्र बाध्य है? ये एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाएगा। किसी राज्यों के गठन के संबंध में राज्य विधानमंडल के द्वारा दी गई सलाह को क्या केंद्र मानने के लिए बाध्य है? आंसर है नो। आंसर है नो। केंद्र इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये विचार काहे का, ये सलाह काहे का, ये सुझाव काहे का? ये तो केवल एक फॉर्मेलिटी है। इसका मतलब हुआ राज्यों के गठन के संबंध में सारी शक्ति किसके पास है? राज्य के पास है। राज्य विधानमंडलों को तो केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में विचार के लिए भेजा जाता है, उसमें उनकी कोई पावर नहीं है। वो अलग बात है, उनके द्वारा दिए गए सुझाव को, उनके द्वारा रखे गए विचार को केंद्र मान ले, वो अलग फैक्टर है, मान सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा दी गई किसी भी सलाह को मान सकता ही नहीं है, लेकिन उसकी सलाह को मानने को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। अब अंतिम सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या जब कभी भी ऐसा कोई प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा, यानी संसद में लाया जाएगा, तो संसद में इसे कैसे पारित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, राज्यों के गठन के संबंध में, राज्यों की सीमा को घटाने के संबंध में, सीमा को बढ़ाने के संबंध में, सीमा को परिवर्तन करने के संबंध में, नए राज्यों के प्रवेश के संबंध में, नए राज्यों की स्थापना के संबंध में, उसके नाम में परिवर्तन के संबंध में, संसद में जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव साधारण बहुमत यानी
सिंपल मेजॉरिटी से पारित किया जाएगा। कैसे? साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से पारित किया जाएगा। मैं सवाल बोलता हूं, सवाल कितने बनेंगे? पहला सवाल, राज्यों के गठन के संबंध में प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? संसद में, राज्य विधानमंडल में नहीं। राज्यों के गठन के संबंध में प्रस्ताव क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद लाया जाएगा? यस, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बगैर ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। क्या राज्यों के गठन के संबंध में जब कोई प्रस्ताव लाया जाएगा तो संबंधित राज्य की विधानमंडल के पास सहमति के लिए भेजा जाएगा? आंसर है यस। क्या यह व्यवस्था हमारे मूल संविधान में थी? आंसर है नो। यह व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 5वें संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से किया गया। कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई? 2 व्यवस्थाएं। पहली व्यवस्थाएं, 5वें संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से यह व्यवस्था कर दिया गया कि राज्यों के गठन के संबंध में कोई भी प्रस्ताव, राज्यों के गठन के संबंध में कोई भी प्रस्ताव जब सदन में लाया जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाएगी और साथ ही साथ उसे संबंधित राज्य विधानमंडल के पास विचार के लिए भेजा भी जाएगा। लेकिन सबसे अंतिम में ध्यान क्या रखना है कि संबंधित राज्य विधानमंडल के द्वारा दिए गए सुझाव को क्या केंद्र मानने के लिए बाध्य है? आंसर है नो, इसे मानने के लिए केंद्र बाध्य नहीं है। और ऐसे प्रस्ताव को कैसे पारित किया जाता है, यह दूसरा सवाल पूछा जाएगा, तब आपको आंसर बताना होगा। साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से पारित किया जाएगा। क्या? साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से पारित किया जाएगा। यानी कि आज की क्लास में जहां मैंने 2023 की तैयारी के लिए ट्रेंड एनालिसिस बताया, फिर मैंने आपको भाग 1, अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 के बीच का अंतर बताया। फिर भाग 1 के अंतर्गत चारों आर्टिकल्स की चर्चा की कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है और अनुच्छेद 4 क्या कहता है। और उसके पश्चात राज्यों के गठन की पूरी प्रक्रिया समझाई, जहां से एग्जामिनेशन में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कल की क्लास और रोचक रहेगी, क्योंकि कल की क्लास में हम आपको बताएंगे आजादी के बाद हमारा भारत कैसा भारत था। क्या आजादी के बाद हमारा भारत वैसा ही था जैसा आज है? अगर ऐसा नहीं था तो कैसा था? इसे किस भाग में रखा गया था? कितने समूहों में रखा गया था? कितने श्रेणियों में रखा गया था? देशी रियासतों का उसके बाद क्या किया गया? उन देशी रियासतों में से जूनागढ़ के साथ कैसे हुआ? हैदराबाद का कैसे विलय किया गया? जम्मू कश्मीर का कैसे विलय किया गया? और राज्यों को गठन को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई। जेवीपी समिति, एसके धर समिति, फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और इसके माध्यम से किस प्रकार से भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, कब कब किन राज्यों का गठन किया गया, कितने क्षेत्रीय परिषद हैं भारत में, उन क्षेत्रीय परिषदों का मुख्यालय कहां कहां पर है, इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम करेंगे। आज तो केवल मैंने राज्यों के पुनर्गठन की पृष्ठभूमि तैयार की है, इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आप अच्छी से समझ पाए होंगे। जितने भी साथी हमारे क्लास यूट्यूब पर आए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप पॉलिटी का पहला हिस्सा यानी संविधान का भाग 1 आज मैं आपको समझा पाया सही से या नहीं, और बचे हुए हिस्सों की चर्चा कल हम करेंगे। कल भी क्लास आपकी यूट्यूब पर रहेगी, केवल 2 क्लास यूट्यूब पर आपको मिलेगी। उसके बाद क्लास उन्हीं को मिल पाएगी पूरी पॉलिटी की जो बैच में एडमिशन लेंगे। और बैच में एडमिशन लेने के लिए फीस जो रखी गई है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, 10,500 रुपए इसकी फीस है। और अभी हमारा जब कूपन कोड लगाएंगे इमरान 20, तो इमरान 20 कूपन कोड लगाने के बाद आपको 20% का अभी डिस्काउंट मिलेगा। क्या? 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा फीस में। पुराने बच्चे हैं तो 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे मैं आपको बताता चलूं वैसा आप करते चलिएगा। थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा, अभ्यास कैसे करना है ये तरीका बताऊंगा, अभ्यास करना आपको होगा। अगर वैसा किया तो एक आध क्वेश्चन कहीं गड़बड़ा जाए पॉलिटी का अलग बात है, नहीं सिंगल क्वेश्चन भी हमारे किसी भी परीक्षा में गड़बड़ नहीं होगा। और 10:30 बजे आपका सीसेट का क्लास है, उससे आप लोग ज्वाइन करिए। यूट्यूब पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और करंट अफेयर की तैयारी के लिए कुछ नहीं करना है, सुबह 7 बजे की करंट अफेयर की क्लास केवल आपको रेगुलर करना है। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास में, और रात को 8:45 में पॉलिटी के सेकेंड लेक्चर में मिलते हैं। और राज्यों के पुनर्गठन को कल बहुत विस्तार पूर्वक आपको हम बताएंगे किस प्रकार से आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत के राज्यों का गठन किया गया है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग आए हैं कमेंट करके एक बार जल्दी से बताइएगा क्या क्लास अच्छी से समझ में आ गई आप लोगों को। भाई पीसीएस एकेडमी, अभय प्रताप, सत्य जायसवाल, लक्ष्मीनाथ, नितिन राठौर, अमित यादव, चिंटी, अर्चना पटेल, सब लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आ गई। किसी को कोई डाउट, कुछ भी पूछना चाहता हो कोई,
किसी भी तरीके से कोई सिंगल डाउट हो तो आप बता सकते हैं कहीं भी। सिर्फ पॉलिटी की क्लास नहीं, पूरे पीसीएस की क्लास है भाई। कोई बच्चा कह रहा है 10,500 केवल पॉलिटी के नहीं, पूरे पीसीएस बैच की 10,500 है। इसमें हिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा, पॉलिटी भी पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमी भी पढ़ाई जाएगी, साइंस भी पढ़ाया जाएगा, एनवायरमेंट भी पढ़ाया जाएगा और हमारे द्वारा यूपी स्पेशल भी पढ़ाया जाएगा। सब कुछ मिलाकर कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा यहां पर, तब जाकर 10,500 फीस है। और अभी कोड लगाएंगे इमरान 20 तो 20% का डिस्काउंट यानी 8,500 का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी मेंस का बैच मैं लेके आ रहा हूं 30 जून से, जिसमें एडमिशन स्टार्ट हो गया, जिसकी फीस लगभग 2 से 2,500 के बीच में रहेगी। और 10 जुलाई से यूपी स्पेशल का मेंस, 2 मेंस का बैच लेके आ रहा हूं। प्रीलिम्स का मास्टर तो आप यहां से हमारे साथ बन ही जाएंगे, लेकिन मेंस में उत्तर लेखन शैली का अभ्यास कैसे करेंगे, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, मेंस के एग्जाम में अपनी चुनौती को कैसे आप पार कर पाएंगे, उसकी चर्चा हम अपने मेंस की क्लास में करेंगे। वहां सभी लोग इनरोल हो जाइए, सभी लोग एडमिशन ले लीजिए। बाकी मेंस की क्लास इस बार बहुत विस्तार पूर्वक आंसर राइटिंग के साथ हम लोग करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर की क्लास में।